BHIC 133, जिसका ताल्लुक 1206 से 1707 तक हिंदुस्तान की तारीख से है। इस कोर्स में आज के 7वें यूनिट के डिस्कशन में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। हम लोग आज के क्लास में अहद वस्ता की इंतज़ामिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान है कि इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री या जो सियासी तारीख़ थी उसका मुताला कर लिया है। जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें रहीं उनका मुताला कर लिया है। और आज हम लोग ये देखेंगे कि इन मुख्तलिफ़ हुकूमतों के ज़माने में इंतज़ामिया की या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या सूरत थी, इंतज़ामी निज़ाम क्या था। तो 3 इसमें अलग अलग हुकूमतें हैं। पहले दिल्ली सल्तनत है, फिर शेर शाह की हुकूमत है और फिर मुग़लिया सल्तनत है। हम लोग इन तीनों के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस अरसे में दिल्ली सल्तनत से, सूर सल्तनत से होते हुए मुग़लिया सल्तनत तक ये जो इंतज़ामी निज़ाम था इसकी तरक्की में कहाँ तक तसलसल था और कहाँ तक तब्दीलियाँ थीं, यानी एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज ये क्या थी। तो हम लोग इस पर आज बात शुरू करें। पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, जिसका ज़माना 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है। दिल्ली सल्तनत हिंदुस्तान में तुर्कों की कायम करदा पहली सल्तनत थी और इस पर बहुत हद तक जो अब्बासी खिलाफत थी उसके असरात थे। चुनांचे आप देखेंगे कि दिल्ली के जो बादशाह थे, यानी दिल्ली पर हुकूमत करने वाले जो लोग थे वो सुल्तान कहलाते थे। सुल्तान और बादशाह में फ़र्क है। सुल्तान वैसे हुक्मरान थे, वैसे रूलर्स थे जो खलीफा की बरतरी को, खलीफा की सुज़रेनिटी को तस्लीम करते थे। खलीफा उस ज़माने में पूरे आलम इस्लाम का सबसे बड़ा, सबसे अजीम हुक्मरान था, एंड ही वॉज द हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। लेकिन उसमें एक बात और भी थी कि इस्लामी दुनिया के सरबराह होने का ये मकाम महज रस्मी था, उसका इख्तिदार कुछ नहीं था। ये जो दिल्ली सल्तनत है या और जो सल्तनतें थी उस ज़माने में, उन पर उसका कोई इख्तियार नहीं था। वहाँ के जो हुक्मरान थे वो आज़ाद अंदाज में हुकूमत करते थे, लेकिन रस्मी तौर पर वो खलीफा से एक मंजूरी या एक मंशूर हासिल करते थे कि वो उस मखसूस इलाके में हुक्म चलाने के लिए, हुक्मरानी करने के लिए उस शख्स को अपना इख्तियार तफवीज़ कर दे, डेलीगेट कर दे, और ऐसे हुक्मरान सुल्तान कहलाते थे। तो दिल्ली सल्तनत के भी जितने हुक्मरान हैं वो सब सुल्तान कहलाते हैं। दूसरी बात ये कि दिल्ली सल्तनत का एक रियासत के तौर पर क्या नेचर था, क्या उसकी सूरत हाल थी। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक मजहबी रियासत थी, यानी वहाँ इस्लाम के कानून के मुताबिक हुकूमत चलाई जाती थी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे खलीफा की बात है, यानी कहने के लिए रस्मी तौर पर शरीयत या इस्लामी कानून का हवाला दिया जाता था, लेकिन हकीकत में आम तौर पर जो हुकूमत चलाई जाती थी उसके पीछे जो सियासी अगराज़ व मकासद थे, जो सियासी ज़रूरतें थीं, उनको मद्देनज़र रखा जाता था। और इसके लिए अलग से
कानून बनाए जाते थे जिनको ज़ाब्ता या ज़वाबित कहते थे। चुनांचे जो हुकूमत थी वो कहने के लिए शरीयत की पाबंद थी, लेकिन हकीकत में जो उस वक्त के हालात थे, जो सियासी तकाजे थे, उन्हीं के मुताबिक हुकूमत चलाई जाती थी। और इसका बाज़ाब्ता ऐलान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिसने ये कहा था कि शरीयत से उसको कोई मतलब नहीं है और जो बात उसकी हुकूमत के लिए मुनासिब है उसी के मुताबिक वो फैसले करता है। तो ये दो बातें आप जहन में रखेंगे। सुल्तान के बाद जो सबसे अहम रुकन था हुकूमत में वो नायब ममलिकत कहलाता था, यानी सुल्तान का जो डिप्टी होता था उसका नायब होता था, और तमाम ज़रूरी मामलात में सुल्तान उससे मशवरे लेता था और अक्सर उसके मशवरे पर अमल भी करता था। जो सुल्तान ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा खुद मुख्तार थे, वो नायब ममलिकत पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, उसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जो कमज़ोर सुल्तान थे उनके ज़माने में नायब ममलिकत ही दरअसल हुकूमत को चलाने का काम करता था। अब इसके बाद कई अलग अलग इंतज़ामी शोबे थे, डिपार्टमेंट्स थे। उसमें जैसा कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं, सबसे अहम, सबसे पहला शोबा था मालियात का शोबा, यानी रेवेन्यू। उस ज़माने में किसी भी सल्तनत के लिए आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया ज़मीन से हासिल होने वाला टैक्स या महसूल अराजी था, और इसकी देख रेख के लिए एक अलग अफसर था जो वज़ीर कहलाता था। आमतौर पर लोग समझते हैं कि वज़ीर सुल्तान के बाद सबसे अहम शख्स होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क था। वज़ीर बहुत अहम था, लेकिन उसका काम सिर्फ माली उमूर तक, फिनेंशियल मैटर्स तक महदूद था। बाद के दौर में, यानी तुगलक हुक्मरानों के ज़माने में, वज़ीर की हैसियत बहुत बढ़ गई थी और नायब ममलिकत का ओहदा ख़त्म हो गया था। और ये माना जाता है कि सल्तनत की तारीख़ में सबसे ज़्यादा इख्तियार, सबसे ज़्यादा असर जो वज़ीर को हासिल रहा वो फ़िरोज़ शाह के ज़माने में रहा। फ़िरोज़ के बारे में आप जानते हैं कि उसकी हुकूमत 1351 से 1388 तक थी, और वह तुगलक ख़ानदान का आखिरी बड़ा हुक्मरान था। वज़ीर के बाद जो एक और बहुत ही अहम अफसर था वो आरिज़े ममालिक कहलाता था। ये फौजी उमूर का अफसर आला था, यानी सुल्तान की जो फौज थी उसमें सिपाहियों की भर्ती, उनकी देख रेख, उनमें डिसिप्लिन बनाए रखना, नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना, उनकी तनख्वाह देने का इंतज़ाम करना, ये सारे काम आरिज़ ममालिक के ज़िम्मे थे। आरिज़ ममालिक का ये ओहदा बलबन ने कायम किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें और बेहतरी लाई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने में तमाम सिपाहियों को सीधे सुल्तान के निगरानी में ले लिया, यानी सेंट्रल आर्मी, मरकज़ी फ़ौज उसने कायम की, और इससे पहले जो इक़्तिदारों को या उमरा को फ़ौज रखने का इख्तियार था वो उसने ख़त्म कर दिया। इसके बाद कुछ और भी शोबे थे, जैसे एक शोबा था कारखानों का, जिसमें सुल्तान और उसके ख़ानदान के लोगों की ज़रूरत का सामान तैयार किया जाता था। इसका जो सबसे बड़ा हाकिम था या जो हेड था वो मुतसर्रिफ कहलाता था। फिर एक और ओहदा था सदरुस्सुदूर और काज़ीउल क़ुज़्ज़ात का। ये मजहबी उमूर के काम देखते थे। अक्सर सदर और काजी का ओहदा एक ही शख्स को मिलता था, और ये मजहबी मामलात को भी और शरई कानून को भी नाफिज करने में अपना हिस्सा अदा करते थे। इनसे सुल्तान मशवरे लिया करता था। मरकज़ के बाद दिल्ली सल्तनत में सूबे थे, और हर सूबे का जो
सबसे बड़ा हुक्मरान था, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नर था, वो वली कहलाता था। इसके बाद बीच में क्या इंतज़ामी सिलसिला था या क्या इंतज़ामी दर्जा था, उसकी बहुत तफसील नहीं मिलती है, लेकिन इतना ज़रूर मिलता है कि इससे नीचे परगना की एक इकाई होती थी, और ये परगना लगान की वसूली का बुनियादी मरकज़ होता था। यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव से ज़्यादा फिजिकल यूनिट था, इंतज़ामी नहीं बल्कि माली उमूर के लिए ये इंतज़ामी इकाई थी, और लगान वसूलने का सारा काम इसी सतह पर होता था, और यहाँ से फिर ये पैसा सूबेदार तक जाता था। एक और बहुत ही अहम पहलू था सल्तनत के इंतज़ामिया का, जिसे इक़्तिदारी कहते हैं। इक़्ता कहते थे ज़मीन के किसी हिस्से को, ये छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था, और शुरू के दौर में यानी अलाउद्दीन खलजी से पहले तक जो पहला ख़ानदान है, शाही ख़ानदान है, ममलूक ख़ानदान, उसके ज़माने में इक़्तिदारी का ही सिलसिला कायम था। इक़्तिदार वो हाकिम होते थे जिनको किसी इलाके का इंतज़ामी मामला या किसी इलाके का इंतज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान द्वारा दिया जाता था। अब ये अपने इलाके में कानून और अमन व अमान बनाए रखते थे, लगान वसूल करते थे, और इसमें अपना हिस्सा रखकर बाकी रकम मरकज़ी ख़जाने को भेज देते थे, और जब इनको हुक्म दिया जाता था तो ये अपनी फ़ौज लेकर जंग में सुल्तान के साथ शामिल होते थे। इक़्तिदारी का ये सिलसिला अलाउद्दीन खलजी के ज़माने से तकरीबन ख़त्म हो गया। काफ़ी हद तक इसमें तब्दीली आ गई, और ये आगे तक भी बना रहा। हाँ, तुगलक बादशाहों के ज़माने में, ख़ास तौर पर फ़िरोज़ शाह के ज़माने में, इसमें फिर से तब्दीली आई और उमरा के इख्तियारात बहाल किए गए। उनके बारे में हम लोग आगे गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में आप जानते हैं कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर की फतह के साथ दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया। 1526 से 1530 तक बाबर और हुमायूं की हुकूमत रही, और इसके बाद कुछ अरसे के लिए शेर शाह ने हुकूमत संभाली, या उसने हुमायूं को हराकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। शेर शाह का जो इंतज़ामी निज़ाम है वो बहुत हद तक दिल्ली सल्तनत के साथ एक तसलसल को दिखाता है, यानी वही पैटर्न, वही तरीक़ा शेर शाह के ज़माने में भी रहता है, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ भी आती हैं, कुछ चेंजेस भी आते हैं। तब इन पर अगर हम लोग गौर करें तो सुल्तान का ओहदा पहले की तरह बना रहा, लेकिन एक फ़र्क ये आ गया कि अब खलीफा के सिलसिले में कोई मंशूर लेने की या कोई इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं रही। वैसे भी 1258 में खलीफा या अब्बासी खलीफा का दौर ख़त्म हो गया था। इसके बाद छोटे छोटे इलाक़ों में खलीफा थे, उमैया खिलाफत थी, फ़ातिमी खिलाफत थी, मगर इनकी बहुत अहमियत नहीं थी। सुल्तान का जो टाइटल था वो बरकरार रहा, लेकिन अब सुल्तान ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब सुल्तान एक डिस्पॉट या एक खुद मुख्तार हुक्मरान बन चुका था। ये सूरत हाल दिल्ली सल्तनत में भी रही थी। बलबन और अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक भी डिस्पॉट्स थे, मगर ये एक एक्सेप्शन के तौर पर थे, इस्तिस्ना थे। मगर शेर शाह के ज़माने से वो हैसियत एक डिस्पॉट या एक मतलकुल अनान हुक्मरान की तो कायम हो गई थी। शेर शाह के ज़माने में सूबे की क्या सूरत हाल थी, इस पर कुछ इख्तलाफ राय है, लेकिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि बंगाल को छोड़कर बाकी इलाकों में
सूबे का नज़्म वही रहा जो दिल्ली सल्तनत के ज़माने में था। लेकिन बंगाल में चूँकि वहाँ बराबर बगावत होती रहती थी, उस पर कब्ज़ा बनाए रखने में दुश्वारी थी, तो शेर शाह ने बंगाल को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया और एक सूबे की शक्ल इसकी अब बाकी नहीं रही। सूबे के बाद एक और दर्जा था इंतज़ामी इकाई का, जिसको शिक कहते हैं। कुछ मौर्रिख ये मानते हैं कि शिक का वजूद तुगलक ख़ानदान के ज़माने में ही सामने आ चुका था, लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि शिक एक इंतज़ामी इकाई के तौर पर शेर शाह के ज़माने में मुनज़्ज़म हुई। तो सुल्तान मरकज़ में था, सूबेदार सूबे में था, और उसके नीचे शिक की जो इकाई थी उसमें दो अफसर शेर शाह के ज़माने में रहते थे। एक का नाम था शिकदार शिकदारान, ये कानून और अमन व अमान के मामलों को देखता था, और दूसरा था मुनसिफ़ मुनसिफ़ान, ये लगान की वसूली और मुकदमों के फैसले का काम करता था। शिक के बाद फिर परगना था, और परगना पहले ही की तरह बुनियादी इकाई थी लगान की वसूली के लिए, और यहाँ पर 3 अफसर होते थे। एक शिकदार था कानून और अमन व अमान के लिए, दूसरा अमीन था लगान से मुताल्लिक़ कामों को देखने के लिए, और उसकी मदद के लिए फिर पटवारी और कानूनगो होते थे ज़मीन की पैमाइश के लिए और लगान को तहसीलने के लिए। और तीसरा जो बड़ा अफसर था वो मुंसिफ था, जो मुकदमों का फैसला करता था। तो जहाँ तक कि एक आम इंतज़ामिया का सवाल है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, शेर शाह के निज़ाम में सल्तनत के बहुत वाज़ेह असरात थे। तब्दीली सिर्फ ये आई थी कि उसके ज़माने में शिक के तौर पर एक नया मरकज़ या एक नया दर्जा बन गया था इंतज़ामिया का, और वहाँ दो हाकिम, दो अफसर बहाल कर दिए गए थे। परगना पहले की तरह रहा, लेकिन यहाँ 3 हाकिम बहाल कर दिए गए। अब इसके बाद दौर आता है मुग़लों का, और ये आपको हम याद दिला दें कि मुग़ल इंतज़ामिया का क़याम अकबर के साथ हुआ। बाबर या हुमायूं के ज़माने में कोई मुनज़्ज़म सूरत नहीं थी, लेकिन एक बड़ी तब्दीली ज़रूर आ गई थी, और वो ये कि जो मुग़ल हुक्मरान थे वो बादशाह कहे जाते थे। बादशाह और सुल्तान की हैसियत में फ़र्क था। सुल्तान खलीफा को खुद से बरतर मानता था, सुज़रेनिटी को तस्लीम करता था। बादशाह बिल्कुल मतलकुल अनान था, ही वाज़ एन एब्सोल्यूट डेस्पोट। उससे बालातर कोई ताकत या कोई ओहदेदार या कोई हुक्मरान नहीं था, एब्सोल्यूट पावर उसका था। दूसरी बात ये कि मुगलिया हुकूमत में दिल्ली सल्तनत या शेर शाह के मुकाबले में ज़्यादा एक ला दीनी या एक सेकुलर तर्ज हुकूमत हमें मिलती है। सेकुलर से हमारी मुराद ये नहीं है कि जो हम लोग आम तौर पर मानते हैं कि रियासत अलग थी और मज़हब अलग था, स्टेट अलग था और रिलीजन अलग था, वो सूरत हाल नहीं थी। लेकिन यहाँ सेकुलर से मुराद ये है कि जो फैसले लिए जाते थे, जो कवानीन थे, जो कायदे थे, वो शरीयत पर मबनी नहीं थे, वो सियासी हालात पर मबनी थे। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रस्में थीं जो तैमूर के ज़माने से, तैमूर के बारे में आपको पता होगा कि वो मुग़लों का मूरिस आला था, एंसेस्टर था, बाबर उसी की नस्ल से था, और मुग़ल हुक्मरान ख़ुद को हमेशा तैमूरी कहते थे। सल्तनत तैमूरिया थी, मुग़ल तो बाद में नाम आया। तो तैमूर की जो इंतज़ामिया थी, तैमूर का जो निज़ाम था, उसी को मुग़लों ने हिंदुस्तान में भी बहुत हद तक अपनाया। फिर कुछ हिंदुस्तान के जो हालात और असरात थे उसको भी शामिल किया गया। तो इस तरह से सल्तनत और सूर हुकूमत के मुकाबले में
मुगलों की जो रियासत थी, मुगलों की जो सल्तनत थी, उसमें मजहब की अहमियत बराए नाम थी। और आगे आपने देखा है, इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि अकबर ने तो सुलह कुल की बात कही और सभी मजहबों के लिए बराबर एहतराम की बात कही, तो वो एक बिल्कुल नई सूरत हाल थी जो मुगलों के ज़माने में सामने आई। एक और बात जो बहुत अहम है कि मुगलों की रियासत में वेलफेयर या अवाम की भलाई के लिए, अवामी फलाह व बहबूद के लिए ख़ास तवज्जो दी गई। ये सिलसिला शेर शाह से शुरू होता है, लेकिन इसको एक तरक्की याफ्ता शक्ल अकबर के ज़माने में मिलती है और आगे भी ये सिलसिला बना रहता है। इसलिए मुग़ल सल्तनत के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी हद तक एक फलाही और बहुत हद तक एक तहजीबी या एक तमद्दुनी सल्तनत थी, एक कल्चर स्टेट एंड ए वेलफेयर स्टेट। बादशाह के बारे में आपको हमने बताया कि सारे इख्तियारात उसके हाथ में मरकूज थे और अकबर ने ख़ास तौर पर यह कोशिश की थी कि एक ऐसी सूरत हाल रहे कि कोई भी अफसर इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो बादशाह के लिए ख़तरा हो जाए। शुरू के दौर में पहले कुछ बरस, 3-4 बरस अकबर ने बैरम खान की सरपरस्ती में गुजारे थे और उसने देखा था कि बैरम खान अतालीक की हैसियत से, रीजेंट की हैसियत से कितना ताकतवर बन गया था। बाद में आप जानते भी कि उसने बैरम खान को हटा दिया, बैरम खान ने बगावत की, हरा दिया गया, वो एक अलग कहानी है। तो अकबर ने यह तय किया कि वो बादशाह के बाद जिस हाकिम को रखेगा, जिस ओहदेदार को रखेगा, वो वकील कहा जाएगा। वकील को लेकिन सही मानों में कोई इख्तियार नहीं था, उसकी हैसियत महज रस्मी थी। इसके बाद जो एक और ओहदा था वजीर, और हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद वकील और वजीर आपस में तकरीबन मिल जाते हैं। तो वजीर सॉरी सल्तनत के ही ज़माने की तरह वजीर अभी भी माली उमूर को देखता था, रेवेन्यू मैटर्स को देखता था, फिनेंस डिपार्टमेंट का वो सबसे बड़ा अफसर था। इसके बाद उसकी मदद के लिए कुछ और छोटे अफसरान होते थे। नायब वजीर था, मुशरिफ था, और एक अलग जो शोबा बना फौज का शोबा, उसका जो अफसर आला था वो मीर बख्शी कहलाता था। तो फौज की भर्ती का मामला, फौज में नज़्म व नस्क बनाए रखना, फौज का वक्त पड़ने पर एक मुआयना करना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना और फौजियों को तनख्वाह देने का फैसला करना, ये सब काम मीर बख्शी के हाथ में थे। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात थी जो आपको हम कहना चाहेंगे कि वजीर और वकील और मीर बख्शी, इनके बीच अकबर ने एक ऐसा तवाज़ुन बनाकर रखा था, इनकी ताकत या इनके इख्तियारात का, कि वो चेक एंड बैलेंस का अमल था। यानी न वकील खुद से कोई फैसले कर सकता था, न वजीर, न मीर बख्शी। सारे इंतज़ामी मामलात में इन तीनों का शामिल होना ज़रूरी था। चुनांचे बख्शी तनख्वाह देने की सिफारिश कर सकता था, लेकिन तनख्वाह वजीर देता था, और वजीर और मीर बख्शी के बीच कोई गलत अंदाज की कार्रवाई ना हो तो उसकी निगरानी वकील करता था। हमने आपसे पहले भी कहा कि अकबर की कोशिश थी कि कोई एक अफसर बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, और इसीलिए चेक एंड बैलेंस का ये नज़म उसने अपनी हुकूमत में अपनाया था और ये काफ़ी बाद तक बना रहा। औरंगज़ेब के ज़माने में जाकर फिर वज़ीर की अहमियत बढ़ी, और औरंगज़ेब के बाद जो हुक्मरान थे वो तो वज़ीर के हाथ में बिल्कुल कठपुतली के तौर पर रह गए थे। तो लेकिन वो बाद की बात है, वकील का ओहदा तब तक ख़त्म हो चुका था। अब एक और जो अहम ओहदेदार था वो मीर सामान था। मीर सामान शाही ख़ानदान की तमाम ज़रूरतों की देखभाल करता था।
यानी जो मुग़ल कारखाने थे उनका भी वो सबसे बड़ा हाकिम था। वहाँ के जो सामान थे उनको किस तरह शाही ख़ानदान के लिए फ़राहम किया जाएगा, ये सब वही देखता था। इसके अलावा जैसे सल्तनत के ज़माने में था, सदरुस्सदूर और क़ाज़ी उल क़ुज़ात भी मुग़लिया सल्तनत में थे और ये पहले की ही तरह मजहबी और शरई मामलों को देखते थे। इसके बाद सूबाई सतह पर सूबेदार था जो वहाँ की इंतज़ामी उमूर को देखता था। उसके बाद दीवान था या साहिब दीवान था, ये माली उमूर को देखता था, रेवेन्यू को देखता था। उसके बाद बख्शी सूबा था जो फौजियों के मामलों को देखता था और उसी की सिफारिश पर मीर बख्शी फैसले लिया करता था। तो यहाँ सूबों में भी, प्रोविंसेस में भी अकबर ने चेक एंड बैलेंस का सिलसिला बनाए रखा और सूबेदार और दीवान और बख्शी ये तीनों साथ मिलकर ही फैसले कर सकते थे। ये सही है कि सूबेदार की हैसियत इन दोनों से बड़ी थी, मगर सूबेदार भी अगर चाहे कि कोई मनमाना फैसला कर ले तो ये मुमकिन नहीं था। अब इसके बाद कुछ और भी ऐसे ओहदेदार थे जिनकी हैसियत ज़ैली थी या सेकेंडरी थी। अब जैसे आप देखेंगे कि मरकज़ में दारोग़े तोपखाना था। आप जानते हैं कि मुग़लों के साथ तोप या कैनन का इस्तेमाल हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो उसका एक अलग शोबा था और उस शोबे में मनसबदारों को या जो दूसरे उमरा थे उनको कोई अमल दखल नहीं था, वो सीधे बादशाह के इख्तियार में था। और उसका जो हाकिम आला था वो दारोग़े तोपखाना कहलाता था या मीर आतिश भी उसको कहते थे। इसके बाद एक दारोग़े डाक चौकी था। दारोग़े डाक चौकी का काम ये था कि जो मुख्तलिफ सूबे थे वहाँ से जो खबरें आती थी, जो रिपोर्ट्स आती थी, उनको मरकज़ तक पहुँचाने का काम वो देखता था। एक तरह से जो खुफिया शोबा था या जो कॉन्फिडेंशियल मामले थे उनके देख रेख का काम दारोग़े डाक चौकी किया करता था। फिर एक दारोग़े टकसाल था जिसका काम था सिक्कों के बनाने के पूरे अमल को देखना और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, एक यकसानियत बनाए रखना। इसके बाद जहाँ तक शिक़ और परगना का सवाल है, तो शेरशाह के ज़माने में ही ये इकाइयाँ वजूद में आ चुकी थीं। मुग़लों के दौर में शिक़ की जगह सरकार का लफ्ज़ आ गया और सरकार में 3 हाकिम बहाल किए गए। सबसे पहले फौजदार था कानून और इंतज़ामी मामलों के लिए। इसके बाद अमल गुज़ार था महसूल की वसूली के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और इसके बाद काजी था मुकदमों का फैसला करने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा कि काजी इस मामले में सिर्फ जो रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स थे, यानी महसूल से जुड़े हुए जो मुकदमे थे उनका ही फैसला करता था। जो सियासी मामलात थे, मान लीजिए कि बगावत हो गई या चोरी डकैती के मामले हैं, तो वो फिर फौजदार की अदालत में जाते थे। इससे नीचे परगना था और परगना में अकबर ने पहले ही का निज़ाम बनाए रखा। यहाँ भी शिकदार होते थे कानून और अमन व अमान के लिए, अमल गुज़ार होते थे महसूल की वसूली के लिए और काजी होते थे इस हवाले से मुकदमों का फैसला करने के लिए। तो ये एक बुनियादी ढांचा था मुग़ल ज़माने में या मुग़ल सल्तनत में इंतज़ामी उमूर का। तो आपने ये गौर किया होगा कि कई ऐसी बातें हैं जहाँ सल्तनत के ज़माने की जो सूरत हाल थी वो शेरशाह के ज़माने में भी रही और मुग़लों के ज़माने में भी रही। और आपने इस पर भी गौर किया होगा कि ऐसा भी एग्जाम्पल है, ऐसी भी मिसालें हैं जब नई बातें इंतज़ामिया में शामिल की गई। इसमें बहुत सारी नई बातें ऐसे हैं जिनका ताल्लुक लैंड रेवेन्यू से है, महसूल से है। उसका जिक्र हम अगले क्लास में आपके साथ करेंगे, वो एक अलग ही मौजू है।
अब हम आपके साथ सॉरी अब हम आपके साथ एक बिल्कुल नए मौजू की बात शुरू करेंगे, जो मनसब और जागीर का निज़ाम था। मनसब एंड जागीर सिस्टम, ये अकबर ने शुरू किया था और ये अहद वस्ता के इंतज़ामिया का एक बिल्कुल नया पहलू है, एक बिल्कुल नई खासियत है, एक बिल्कुल नया इनोवेशन है जो अकबर के ज़माने में शुरू होता है और ये सिलसिला आखिर तक, यानी मुगलिया सल्तनत के इख्तिताम तक बना रहता है। मनसब और जागीर दो अलग अलग निज़ाम थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक मुंसलिक भी थे, यानी दे वर सेपरेट एंड येट दे वर इंटरलिंक्ड। तो पहले हम लोग मनसब की बात करें। मनसब ओहदे को कहते थे, पोस्ट को या रैंक को कहते थे, और अकबर ने जो एक नया सिलसिला शुरू किया वो ये था कि मनसब को नंबर्स के जरिए, आदात के जरिए तय किया जाता था। यानी इसमें एक पूरा स्केल था जिसमें सबसे कम जो ओहदा था, कमतर जो ओहदा था, उसके लिए जो नंबर था, जो अदद था, वो 10 था, और इससे बढ़ते हुए 100, 200, 500, 1000, सबसे जो ऊंचा ओहदा था उसका मनसब 10,000 था। तो ये डेसिमल सिस्टम पर इसकी बुनियाद थी, और ये तरीका अकबर ने मंगोलों के हवाले से या मंगोलों के इंतजामिया से सीखा था या उससे उसने अखज़ किया था। तो डेसिमल सिस्टम था रैंक्स को तय करने का, और रैंक्स में 10 से लेकर 10,000 तक का एक स्केल था। लेकिन अकबर ने अपने ज़माने में 5,000 से ज़्यादा का रैंक किसी को नहीं दिया। बतौर इस्तिस्ना या एक्सेप्शन में राजा मान सिंह को और शहजादा सलीम को 7,000 का मनसब दिया गया था, लेकिन बाकी जो भी लोग थे 5,000 से ऊपर उनका मनसब नहीं था। अब मनसब से ये तय होता था कि जो रैंक है, जो हायरार्की है, उसमें उस ओहदेदार की क्या हैसियत है, क्या उसका पोजीशन, कौन सुपीरियर है, कौन जूनियर है, और उसी के मुताबिक ये भी तय होता था कि किसको कितनी तनख्वाह मिलेगी। जाहिर है जो बड़ा ओहदेदार था उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। दूसरी बात ये भी तय होती थी इसी मनसब के अदद से कि उसके पास कितने सिपाही होंगे, कितने फौजी होंगे, क्योंकि हर ओहदेदार को एक फौजी खिदमत भी अंजाम देनी थी और गैर फौजी जो इंतज़ामिया था उसमें भी काम करना था। तो सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज अलग अलग नहीं थी। एक ही आदमी कभी सिविल ड्यूटी और किसी दूसरे वक्त में मिलिट्री ड्यूटी के लिए मुकर्रर किया जा सकता था। तो फौजी खिदमत अंजाम देने के लिए सिपाहियों की ज़रूरत थी, और इन सिपाहियों की तादाद उसी अदद से, उसी नंबर से तय होती थी जो मनसब में दिया जाता था। ये शुरू का दौर था। फिर अकबर ने आगे चलकर इसमें एक और तब्दीली लाई, क्योंकि जो बड़े ओहदेदार थे उनको घुड़सवार फौजी रखने पड़ते थे, माउंटेड सोल्जर्स रखने पड़ते थे। जो मामूली ओहदेदार थे उनके साथ पैदल फौजी होते थे, या पैदल फौजी बादशाह के साथ होते थे जो अहदी कहलाते थे। तुम्हारा जो बड़े मनसबदार थे उनको घुड़सवार फौजी भी रखने पड़ते थे। तो अब पहले ये होता था कि जो आपका अदद है, जो नंबर है, उसी हिसाब से आपका रैंक भी तय होता था और फौजियों की तादाद भी तय होती थी। लेकिन अकबर ने ये देखा कि बहुत सारे लोग उतने घुड़सवार नहीं रखते हैं जितनी के उनको हिदायत दी गई थी, या जो उनका एक कमिटमेंट था, जो रखने की जिम्मेदारी उन्हें थी। तो अकबर ने मनसब को दो हिस्सों में बांट दिया। अब मनसब जात मनसब और सवार मनसब के तौर पर बट गया। जात मनसब में ओहदा और तनख्वाह ये तय होता था, और सवार मनसब से कितने घुड़सवार फौजी होंगे वो तादाद तय होती थी। तनख्वाह अलग मिलती थी और फौजियों के देख रेख के लिए अलाउंस या भत्ता अलग मिलता था।
चुनांचे एक जात मनसब के जितने ओहदेदार थे सबकी तनख्वाह एक थी, लेकिन सवार में जो फर्क था उसके मुनासबत से भत्ते में भी कमी या ज्यादती होती थी। ये तय था कि जात मनसब ही ज्यादा ऊंचा होगा, सवार मनसब या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। कमी भी या तो 50% तक हो सकती थी, निस्फ तक, या उससे भी कम, यानी निस्फ से भी कम हो सकती थी। उसी के मुताबिक जो भत्ता था, जो अलाउंस था, उसमें भी फर्क होता था। ये मनसब का मामला था। अकबर ने एक और हुक्म जारी किया था जो दह बिस्ती कहलाता है। दह बिस्ती का मतलब है 10-20। 10 से मुराद ये है कि 10 फौजियों के लिए 20 घोड़े रखने पड़ते थे, यानी हर 10 सिपाही के ग्रुप के लिए। और 10, आप याद होगा कि सबसे कम मनसब 10 था, तो कम से कम फौजियों की तादाद 10 होती थी, और 10 फौजियों के ऐसे हर गिरोह के लिए, हर टुकड़ी के लिए 20 घोड़े रखने पड़ते थे। इसके पीछे वजह यह थी कि अगर कभी ऐसा हो कि घोड़ा बीमार हो जाए या जंग के बाद जख्मी हो जाए, तो अलग से एक घोड़ा उस फौजी के पास रहे, वरना वो फिर घुड़सवार ना होकर पैदल फौजी हो जाता। तो दहबिस्ती का कानून बनाया गया और ये चलता रहा। जहांगीर ने इसमें थोड़ी सी और तब्दीली की और उसने 2 अस्पा से अस्पा मनसब शुरू किया। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप अपना जो स्टडी मटेरियल पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। हम सिर्फ इतना बता दें कि 2 अस्पा से अस्पा के तहत ये तय हो गया कि ज़ात मनसब में ही एक फ़र्क हो जाएगा। कुछ लोगों को ज़ात मनसब के साथ जो सवार मनसब मिला वो बराबर रहेगा, यानी जितना ज़ात मनसब है उससे कम या उससे निस्फ या उसके बराबर सवार रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को 2 अस्पा से अस्पा मनसब मिल जाएगा, उसके तहत वो सवारों की तादाद को दुगना कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि 5000 ज़ात और 5000 सवार का मनसब है। अब उस 5000 मनसब को सवार के 2 अस्पा से अस्पा कर दिया गया, तो 5 की जगह वो 10,000 सवार रखेगा। तो ज़ात मनसब 5000 रह गया, लेकिन अब 5 की जगह 10,000 फौजी वो रखेगा, अगर उसका सवार मनसब 2 अस्पा से अस्पा में बदल दिया गया। इसके पीछे वजूहात थी। हमने आपसे कहा कि स्टडी मटेरियल में आपको तफसील मिल जाएगी। इस मुख्तसर से क्लास में उन तमाम चीज़ों को तफसील से बताना मुश्किल है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो हमने आपको बताई। और फिर ये कि स्टडी मटेरियल की अपनी लाजमी अहमियत है। क्लास में सारी बातें अगर तय कर दी जाए तो आप स्टडी मटेरियल से क्या इस्तेफादा कीजिएगा। स्टडी मटेरियल को हमेशा अपने जहन में रखिए और जो बातें क्लास में बताई जा रही हैं या कही जा रही हैं उन्हीं जहन में रखते हुए स्टडी मटेरियल का मुताला कीजिए। अब आइए दूसरे मामले की तरफ, यानी जागीर। अब जागीर कहते थे जमीन के एक खास हिस्से को जो बादशाह के जरिए बड़े मनसबदारों को दी जाती थी, ग्रांट की जाती थी। तो जिस मनसबदार को उसकी तनख्वाह जागीर के जरिए मिलती थी उसको जागीरदार भी कहते थे। यहां पर हम आपको बताएं कि मनसबदारों में जो कम ओहदे के लोग थे, यानी जिनका रैंक कम था, जिनका मनसब कम था, उनको कैश पेमेंट होता था, उनकी तो तनख्वाह नकद में दी जाती थी। लेकिन जो बड़े मनसबदार थे, 500 या 1000 या उससे ऊपर के जो मनसबदार थे, उनको कैश न देकर उनको कुछ ज़मीन दे दी जाती थी और उस ज़मीन का जो महसूल था, वहां से जो रेवेन्यू आता था, वही उनकी तनख्वाह के तौर पर उन्हें मिल जाता था। तो ये ज़मीन जो बतौर तनख्वाह दी गई या तनख्वाह की अदायगी के लिए दी गई, वो जागीर कहलाती थी। और जिन लोगों को ऐसी ज़मीनें मिलती थीं वो जागीरदार कहलाते थे। चुनांचे बड़े मनसबदार ही जागीरदार होते थे। यहां तक हम समझते हैं बात वाज़ेह है। अब दूसरी बात आपको हम बताएं कि जागीरों में भी बहुत तरह के किस्में थीं, कैटेगरीज थीं। एक तो तनख्वाह जागीर थी जो आमतौर पर सभी को मिलती थी। एक थी जो वतन जागीर थी। अब वतन जागीर सिर्फ राजपूतों को मिलती थी,
शुरू में, बाद में और लोगों को भी मिली, पर शुरू में सिर्फ राजपूतों को मिलती थी। और इसके तहत जो उनकी अपनी रियासत थी वही उनको जागीर के तौर पर दी जाती थी, क्योंकि उनकी रियासत तो उन्हीं की थी और वहां से जो आमदनी होती थी वो उन्हीं की होती थी, तो वही उनकी तनख्वाह हो गई। और अगर वैसे मनसबदार का ओहदा काफी बड़ा है, जागीर ज्यादा है, उसकी अपनी सल्तनत से ज्यादा उसकी तनख्वाह की रकम है, तो फिर उसको अलग से तनख्वाह जागीर भी दी जाती थी। तो एक तनख्वाह जागीर थी, एक वतन जागीर थी। इसके बाद एक और जागीर थी जो अलतमगा कहलाती थी। अलतमगा जागीर वो थी जो इनाम के तौर पर दी जाती थी, यानी वो तनख्वाह नहीं थी, वो आपका इनाम था, उसके बदले में आपको कोई सर्विस नहीं परफॉर्म करनी थी। और अलतमगा जागीर जो थी वो मौरूसी होती थी, यानी बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, उसके बीच ही जागीर चलती रहती थी। वतन जागीर की भी यही हालत थी, मगर तनख्वाह जागीर ट्रांसफरेबल थी। सल्तनत के ज़माने में इख्ता की बात हमने आपसे कही, इख्ता भी ट्रांसफरेबल था, और मुग़लों के ज़माने में जागीर थी वो भी ट्रांसफरेबल थी। ये कहने का मतलब ये है कि जो जागीरदार होते थे या पहले जो इख्तदार होते थे वो किसी ख़ास इलाके में एक महदूद मुद्दत के लिए रहते थे, उमूमन 3 साल पर उनका तबादला हो जाता था, ट्रांसफ़र करते थे। तो इसलिए यहाँ कोई मौरूसी हक नहीं था। जब तक आप खिदमत कर रहे हैं, सर्विस में हैं, तब तक आपकी जागीर है। जब आप खिदमत नहीं कर रहे हैं तो जागीर खत्म हो जाती थी। जब दूसरी जगह जाकर खिदमत कर रहे हैं तो जागीर ट्रांसफर हो जाती थी। तो इसमें एक और लफ्ज आप देखिएगा, आपके स्टडी मटेरियल में भी है, किताबों में भी पढ़िएगा, लॉ ऑफ एस्चीट, ESCHEAT, लॉ ऑफ एस्चीट, यानी जब्ती का कानून। इसके तहत यह होता था कि अगर किसी जागीरदार की मौत हो जाए तो उसका जितना भी कुल सामान था और जागीर वो बादशाह के कब्जे में आ जाता था। अब इसके बाद उसका जो अकाउंट था वो देखा जाता था कि उसके जिम्मे अगर कोई एडवांस है एडमिनिस्ट्रेशन का, या उसने तनख्वाह वक्त से पहले ले ली है, या और कोई ऐसी बात है, कोई रकम ऐसी है जो वाजिबुल अदा है, कोई ड्यू है, तो उतनी रकम उसके ज़ाती दौलत से या उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से, ज़ाती मिल्कियत से हज़फ कर दी जाती थी। वो फिर बादशाह के खजाने में चली जाती थी, और बाकी सामान, बाकी जो जायदाद थी वो उसके वारिसीन को मिल जाती थी। ये इसलिए था कि किसी के ज़िम्मे कोई ड्यू स्टेट का नहीं रह जाए, क्योंकि मुगल पीरियड में आप देखिएगा कि अकाउंट्स के मामले में बड़ी सख्ती थी। तो हमने आपको जागीर के बारे में बताया कि तनख्वाह जागीर क्या थी, वतन जागीर क्या थी, अलतमगा क्या थी, इस शीट का कानून क्या था, ये सब बातें थी। अब जागीरों के मामले में एक और बड़ी अहम बात है जो आपको बताना यहाँ लाजमी है। मनसब और जागीर का ये जो सिलसिला था, यही दरअसल मुगल हुकूमत की बुनियाद था। तो कहते हैं कि बैकबोन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यही था। और जब तक मनसब और जागीर का ये सिलसिला अच्छी तरह से कायम रहा तो मुगलिया सल्तनत में किसी तरह की कोई कमजोरी या कोई खराबी नहीं आई। लेकिन जब इस सिलसिले में कमजोरी आने लगी, जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करने लगा, तो फिर तब्दीलियां आई, खराबियां आई, और ये पूरा जो निज़ाम था, ये जो पूरा सिस्टम था, ये मुंतशिर हो गया, और इसके इंतशार के साथ मुगलिया सल्तनत भी मुंतशिर हो गई। अब ये मसला क्या था, ये आपको मुख्तसर में बताएं। देखिए, अकबर के ज़माने में जागीरों का सिलसिला शुरू हुआ था, और जागीर देने के वक्त हमने आपसे कहा कि अकाउंटिंग बड़ी सख्ती से होती थी। तो कुल तनख्वाह क्या होगी किसी जागीरदार की, फौजियों पर कितना उसका खर्च होगा, कुछ कंटिजेंसी का पैसा क्या होगा, इसे सब जोड़ करके उसका जो टोटल मुतालबा या डिमांड था वो तय होता था, और उसी के बराबर आमदनी जिस इलाके से लगान से होती थी वो उसको जागीर में दे दिया जाता था। सरप्लस कुछ नहीं था। ये बैलेंस बना रहा। लेकिन बाद में ये हुआ कि मनसब में इजाफा होने लगा, यानी जहांगीर के ज़माने में 10,000 तक मनसब दिया जाने लगा,
शाहजहां के ज़माने में 20,000 तक दिया जाने लगा। दारा शिकोह को तो 40,000 का मनसब मिल गया। तो जब मनसब बढ़ा तो सैलरी बढ़ गई। जब सैलरी बढ़ी तो जागीर को आपको ज़्यादा वैल्यू का देना पड़ा। जागीर में इतनी ज़मीन हो जो पूरी सैलरी को पूरा कर सके। दिक्कत ये हो रही थी कि जागीर की आमदनी में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हो रहा था जितनी तेज़ी से मनसब में इजाफा हो रहा था। तो एक ऐसा वक्त आ गया जब जागीर की आमदनी उमरा को या मनसबदारों को तनख्वाह देने में पूरी नहीं पड़ने लगी। इसी को जागीरदारी क्राइसिस या जागीरदारी का मसला या जागीर का मसला कहा जाता है। इसमें दो बातें हो गई। एक तो ये हुई कि उमरा की तादाद और उनका मुतालबा बढ़ गया। अब जागीरें कम पड़ गई तो उनके बीच जागीरों की तकसीम मुश्किल हो गई और इसके लिए उमरा में आपसी कशमकश शुरू हो गई और इससे इंतज़ामिया कमज़ोर पड़ने लगा, हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी। और औरंगज़ेब के ज़माने में ये जो मसला था, ये क्राइसिस अपने उरूज पर था और इसीलिए औरंगज़ेब के बाद आप देखेंगे कि सल्तनत बिखरने लगती है। दूसरा मसला ये था कि जब जागीर की आमदनी घटने लगी, इसमें दो लफ्ज़ हैं जो आपको शायद जहन में हों। एक है जमा और एक है हासिल। जमा वो रकम थी जो जागीर की आमदनी तय की जाती थी, यानी वहां से इतनी जमा इतनी रकम मिलनी थी। और हासिल वो रकम थी जो हकीकत में जागीर से मिल पाती थी। एक एस्टिमेट था, एक एक्चुअल रियलाइजेशन था। तो ये एस्टिमेट और रियलाइजेशन में, जमा में और हासिल में फर्क बढ़ता गया। बाज़ जागीरें तो ऐसी हो गई कि वहां साल भर में सिर्फ 6 महीने का पैसा मिलता था। तो जब ये खामी हो गई तो अब जागीरदार अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए किसानों पर जुल्म करने लगे, तशद्दुद करने लगे। किसानों का एक्सप्लॉयटेशन या उनका एक तरह से उन पर जुल्म और सितम बढ़ गया, इस्तेहसाल उनका बढ़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे जो किसान थे वो अपनी ज़मीनें छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। तो अब जब ज़मीन से ही किसान जाने लगे तो खेती करने वाले कम पड़ गए। अब जब खेती करने वाले कम पड़ गए, प्रोडक्शन कम हो गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जब कम हुआ तो रेवेन्यू कम हो गई और रेवेन्यू कम हो गई तो क्राइसिस और बढ़ गया। यानी एक ऐसा विशेष साइकिल शुरू हो गया जिससे कि जो पूरा एक माशी ढांचा था, जो एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था मुगलिया सल्तनत का, वो खत्म हो गया। और जाहिर है कि जब किसी भी रियासत में, किसी भी हुकूमत में माशी मसला हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, तो फिर उसका बना रहना बहुत दुश्वार होगा। और यही वजह है कि मुगलिया सल्तनत के ज़वाल में जागीरदारी के क्राइसिस को या जागीरदारी के इस मसले को बुनियादी अहमियत हासिल रही और इसी तौर पर इसकी तशरीह अक्सर मौरखीन करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने आपसे मुग़ल इंतज़ामिया के बारे में बात किया, उसकी जो खुसूसियात थीं, उसकी जो खूबियाँ थीं, उसकी जो कमज़ोरियाँ थीं, वो हमने आपसे बयान की। और इसके पस मंज़र में हमने आपसे दिल्ली सल्तनत का जिक्र किया, सूर सल्तनत का जिक्र किया और इस पूरे अहद में तसलसल और तब्दीली का क्या मामला रहा, इसके बारे में भी हमने बात की। हमने आपसे ये भी कहा कि ये एक ओवरऑल व्यू है जो हम आपको दे रहे हैं, ये उमूमी जायज़ा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अब इसकी और तफसील को समझने के लिए आपको ज़रूरत होगी अपने स्टडी मटीरियल से काम लेने की। और बहुत सारे जो ओहदेदार थे, उनके कामों की जो नौइयत थी, ये जो पूरा निज़ाम था, ये सब आपको उससे जानने में आसानी होगी। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही है। शुक्रिया। ये आपसे सिर्फ कह रहे थे कि आज के इस सेशन के लिए अब तक जो बातें हुई, यही आज की बुनियादी बात थी। और इसके लिए हम आपसे ये फिर एक बार मशवरा देंगे कि आप अपने स्टडी मटेरियल से भी
काम लें। तो अभी आपसे यही बातें हम कहना चाह रहे थे। और इसके बाद एक और जो पॉइंट है, एक और जो नुक्ता है जो इससे भी जुड़ा है, उस पर भी आपके साथ हम कुछ बातें अभी शेयर करेंगे। और वो ये है कि पूरे अहद वस्ता में जो निज़ाम था, जो सिस्टम था, उसमें बुनियादी हैसियत रेवेन्यू या महसूल अराजी की थी। अब इस महसूल अराजी के लिए एक बहुत ही मुनज़्ज़म शोबा था, सल्तनत के ज़माने में भी, शेरशाह के ज़माने में भी, मुग़लों के ज़माने में भी। इसके कुछ बातें हमने आपसे कही थी, जैसे ये कि सल्तनत के दौर में जो वज़ीर होता था वही महसूल या लगान के कामों को देखता था, और उसकी मदद के लिए दो और बल्कि तीन और ओहदेदार होते थे। एक नायब वज़ीर था, इसके बाद एक मुशरिफ था और एक मुस्तौफ़ी था। मुशरिफ कहते थे अकाउंटेंट को, यानी आमदनी के सारे मामले वो देखता था, और मुस्तौफ़ी कहते थे ऑडिटर को, यानी जो अखराजात थे उस पर वो नज़र रखता था। तो वज़ीर, नायब वज़ीर, मुशरिफ, मुस्तौफ़ी, ये चार ओहदेदार थे सल्तनत के ज़माने में जो लगान के सिलसिले की चीज़ों को देखते थे। लगान की वसूली के लिए कुछ और ज़ैली सतह के ओहदेदार होते थे, जैसे आमिल होते थे। या ऐसा भी था सल्तनत के ज़माने में कि लगान को वसूलने का काम किसी भी परगना में जो बड़े, जो अमीर किसान होते थे, जिनका उस इलाके में असर व रसूख था, या जो वहाँ के ज़मींदार के तौर पर थे, जो चौधरी या जो खूत या मुकद्दम कहलाते थे, उनसे मदद ली जाती थी। वो किसान से लगान वसूलते थे और वो लगान फिर वो सुल्तान के जो नुमाइंदे थे, चाहे वो इक़्तिदार हों या वो मरकज़ी हुकूमत के आमिल हों, उनको वो रकम दे देते थे। तो इनडायरेक्ट कलेक्शन का भी सिलसिला था जो इख्ता में ज़्यादा कॉमन था, और डायरेक्ट कलेक्शन का भी सिलसिला था जो ऐसी ज़मीनों में था जो सुल्तान की निजी मिल्कियत में थी, और इनको खालसा कहते थे। अब यही सिलसिला तकरीबन इसी अंदाज में शेर शाह के ज़माने में भी बना रहा। थोड़े जो ज़ैली सतह के ओहदेदार थे उनकी तादाद बढ़ी, उनके अख्तियार बढ़े, और एक बहुत बड़ी तब्दीली जो शेर शाह ने लाई वो ये थी कि उसने जो बिचौलिए थे या इंटरमीडियरीज थे, जो किसान और सुल्तान के बीच दरमियानी एक सिलसिला था, उसमें जो छोटे ज़मींदार थे या अमीर किसान थे, उनकी ताकत को या उनका जो एक रोल था लगान वसूलने में, उसको शेरशाह ने बहुत महदूद कर दिया। ये काम अलाउद्दीन खलजी ने भी अपने ज़माने में किया था, मगर अलाउद्दीन के बाद उसका जो ये निज़ाम था वो ख़त्म हो गया, और तुगलक लोगों के ज़माने में पहली सूरत हाल बहाल हो गई थी। शेर शाह ने इसको बदल दिया, और वो तब्दीली मुग़लों के ज़माने में भी रही, मगर फिर यहाँ भी एक हल्का सा फ़र्क है, वो आपको बताएं। मुग़लों के ज़माने में भी लगान के वसूलने के लिए मरकज़ में एक बड़ा ओहदेदार था, इसको दीवान कहते थे, इसी को वज़ीर भी कहते थे। क्योंकि आपको याद होगा वकील अलग है, वज़ीर अलग है, तो वज़ीर दीवान का भी काम करता था, यानी पूरे सल्तनत में, मुग़लिया सल्तनत में लगान के वसूलने के जो भी काम थे वो वज़ीर के ज़ेरे इक़्तिदार थे, उसके कंट्रोल में थे, उसका इख्तियार था। फिर यहाँ भी नायब वज़ीर होता था, यहाँ भी मुशरिफ और मुस्तौफ़ी होते थे। तो ये कुल मिलाकर लगान की वसूली के काम को मरकज़ की सतह पर देखते थे। ये जो मरकज़ में दीवान था, इसको दीवान आला या चीफ दीवान कहते थे। फिर सूबे में भी दीवान होते थे। आप स्क्रीन पर जो लिस्ट देखिएगा तो आपको सूबेदार के नीचे दीवान का नाम मिलेगा। ये दीवान यानी जो सूबाई दीवान था, इसको साहिब दीवान कहते थे। तो दीवान आला ज़्यादा बड़े ओहदे पर है, मरकज़ में है, और साहिब दीवान उससे कम ओहदे पर है, सूबे में।
सूबे में लगान की वसूली का सारा काम इसी के ज़िम्मे था। और ये अपनी इस ड्यूटी के लिए, अपने इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए फिर या तो मरकज़ी तौर पर काम करता था, मरकज़ से मेरी मुराद है कि इसके अपने अफसरान होते थे, ओहदेदार होते थे जो लगान को वसूलने का काम करते थे, और ख़ास तौर पर खालसा ज़मीन में, बादशाह की ज़मीन थी, उसमें यही लोग ये काम करते थे। इसके बाद जो जागीरदार थे वो अपने इलाके में लगान की वसूली का काम करते थे, और अक्सर जागीरदार अपने इलाकों में लगान के वसूलने का काम जमींदारों को दे देते थे। ये जमींदार उसी गांव के रहने वाले होते थे, यानी मकामी लोग थे। इनके पास बड़ी ज़मीनें थीं, ज़्यादा आमदनी थी, इनके पास थोड़ी बहुत ताकत थी, माने कर इनके पास लठैत होते थे, और जो लगान वसूलने के काम में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सख्ती करते थे। तो इनसे जो जागीरदार थे वो मदद लेते थे, और इन्हीं की मदद से वो लगान वसूलते थे। इसके बदले में इनको कुछ रियायत दी जाती थी, और वो पैसा फिर या तो जागीरदार अपने खर्च के लिए रखते थे, या अगर उस खर्च में कोई कमी हो जाती थी तो उनको अलग से कुछ अजाफी रकम मरकज़ से मिलती थी। जैसे अकाल पड़ गया या लगान की वसूली कम हुई तो अजाफी रकम मिल जाती थी। बाद में ये मुमकिन नहीं रहा। और एक आखिरी बात और आपसे कहें इसी महसूल के सिलसिले में, कि मुगलिया अहद के बिल्कुल आखिर में एक ऐसी सूरत आ गई थी जब लगान की वसूली काफ़ी मुश्किल हो गई थी। आपसे हमने जागीरदारी के मसले के बारे में बताया। जागीरदारी के इस मसले का नतीजा ये हुआ था कि किसानों से जागीरदारों को अपनी तनख्वाह के बराबर रकम वसूल करना मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और उन्होंने जागीरों को ठेके पर दे दिया। इसको इजारादारी कहते हैं। इजारादारी का तरीका यह था कि जागीरदार अपनी जागीर किसी भी ऐसे शख्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करने का वादा करता था, वैसे शख्स को जागीरदार अपनी जागीर हवाले कर देता था कि वो वहाँ से लगान की वसूली करे। और ये इजारादार या ठेकेदार भी आप कह सकते हैं, वो अपनी बताई हुई रकम वसूल करता था और फिर वो रकम जागीरदार को दे देता था। अब इसमें एक और पेचीदगी ये पैदा हो गई कि जब इजारादार लगान का काम करने लगे, लगान वसूलने लगे, तो उन्होंने किसानों पर और भी जुल्म और तशद्दुद शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो जागीरदार को जो रकम देनी थी वो देनी ही थी, इनको अपने लिए भी कुछ मुनाफे की ज़रूरत थी। तो कुल मिलाकर किसान पर लगान का बोझ और भी बढ़ गया, और इसकी वजह से बगावतें होने लगी। हम लोग जब औरंगज़ेब के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि किस तरह औरंगज़ेब के ज़माने में किसानों की बगावत बार बार हुई, और किस तरह जो ज़मींदार थे उन्होंने भी बगावत की, क्योंकि जागीरदारों का जो दबाव पड़ रहा था, जो इजारादार किसानों पर दबाव डाल रहे थे, जागीरदार ज़मींदारों पर दबाव डाल रहे थे, तो इससे वो पूरा नज़्म कमज़ोर पड़ गया था। और यही वजह है कि जागीरदारी के इस मसले ने, आपसे पहले भी हम कह रहे थे, मुगलिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया। तो ये बातें हमने आपसे पहले भी कही थी, कुछ और बातें हमने और तफसील से आपको आगे भी बताई। इन्हीं की बुनियाद पर आपको अहद वस्ता के इंतज़ामिया के बारे में समझने का और जानने का मौका मिलेगा। और एक पहलू इसका जो बाकी रह जाता है वो हम अगले सेशन में आपके साथ और तफसील से उस पर गुफ्तगू करेंगे, और तब हम लोग ये बताएंगे या हम आपसे ये बताएंगे कि जो पूरा नज़्म था, रेवेन्यू सिस्टम जो था, जो महसूल वसूलने का जो इंतज़ाम था वो कैसा था, और उसके लिए कौन कौन से ओहदेदार थे, महसूल की कितनी शरह थी, क्या उसमें कमी हुई, क्या इस्लाहात अलग अलग बादशाहों ने किए। तो इन तमाम बातों के लिए अगले क्लास तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया।